All right, so Bismillahirrahmanirrahim. This is first question of theory part metals chapter. ठीक है भाई, हम इसको करने लगे हैं। आप देखें IGCSE का ये पेपर है, मार्च 23 में ये जो है पेपर लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन पेपर 4-2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं हम लोग। ठीक है ना। यहाँ देखें, आपके पास सवाल लिखा हुआ है, कॉपर इज एलिमेंट 29 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। brass contain copper, we know this, right? Name the other material in brass, right? बच्चे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि brass एक मिक्सचर है दो मेटल्स का, जिसमें एक कॉपर है और एक कौन सा है बच्चों, जल्दी से बताओ। वेरी गुड हादिया, वेरी गुड आतिका। जिंक। जिंक। जिंक होता है, जबरदस्त। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपके पास जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, और ये मैंने आपके नोट्स में आपको लिखवा दिया है, और आप पे आपको ये इंशाल्लाह बुक मिल भी जाएगी, ये जो आपकी PDF है आज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को ये मिल जाएगी। तो जिंक यहाँ पर एक मेटल है जो कि कॉपर के साथ मिक्स होता है, तो आपके पास क्या बनता है, ब्रास बनता है। ठीक है भाई। देन स्टेट द टर्म गिवन टू अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उस एलॉय। मिक्सचर को? एलॉय बोलते हैं, जबरदस्त, इसको बोलते हैं एलॉय। हेलो। अच्छा, आप में से किसी का एक का मैंने आंसर देखा था, वो कह रहा था कि कंपाउंड। बच्चों देखो, सवाल में ऑलरेडी मेंशन है कि वो मिक्सचर है, तो मिक्सचर और कंपाउंड वैसे ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंपाउंड बोल के अपना नंबर ना कटवाएं। सिंपल थिंग कि जब आपके पास कोई मिक्सचर मेटल का होता है किसी नॉन मेटल के साथ, सम टाइम एंड मोर मनी ऑफ द टाइम दीज आर मेटल्स जो कि मिक्स होते हैं, तो वो एलॉय कहलाता है। ठीक है, पूरे सवाल में उसने एलॉय एलॉय का लफ्ज यूज ही नहीं किया, उसने इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि वो आपसे ऐसा सवाल पूछे और आप आंसर करें। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स। कॉपर वायर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स व्हिच मींस दैट दे कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स। बताइए बच्चों, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? जल्दी डक्टाइल। से। डक्टाइल। यस। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या डक्टाइल। होता है? डक्टिलिटी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? डक्टिलिटी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स छोटे छोटे पतले पतले वायर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप मैलेबिलिटी की बात करें तो मैलेबिलिटी क्या होती है? मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप उसको हिट करें, फोर्स अप्लाई करें, तो उसकी शेप चेंज हो जाए। पतले पतले तार में कन्वर्ट होना इज डक्टिलिटी, एंड चेंज हो जाना शेप का, वो होता है आपके पास मैलेबिलिटी। ठीक है भाई। जी माजिद, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर अगर मैं डक्टाइल लिख दूंगा तो इसका आंसर सही होगा या डक्टिलिटी सही होगा सर नहीं नहीं, फिर? बिल्कुल सही है, डक्टाइल भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ओके सर। Then the next part is name the particle responsible for the conduction of इलेक्ट्रॉन्स। electricity in solid copper. इलेक्ट्रॉन्स। Very good. इलेक्ट्रॉन। ये आप काफी मरतबा पढ़ चुके हो, मेटालिक बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्डिंग में, उसके बाद फिर हमने जो है इसको साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस में भी पढ़ा, और अब हम एक बार दोबारा मेटल में पढ़ चुके हैं। जब भी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो किस पार्टिकल की वजह से करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर हम यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिख रहे? हम डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख लें, बट हम टू डीलोकलाइज मार्क्स। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उसने बोला है खास तौर पे नेम द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल, तो हमें सिर्फ पार्टिकल का नाम बताना है। वो अगर हमसे सवाल पूछता तो फिर हम उसको बताते हैं हाँ ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है बच्चों? वैसे सही है, क्वेश्चन 1 मार्क का है। जी, 1 मार्क का है, उसने खास करके बोला है आपको पार्टिकल का नाम बताना है खाली। तो पार्टिकल का नाम तो इलेक्ट्रॉन है, अब वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो बात अलग है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सी पार्ट इज सेइंग कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, some physical and chemical properties of transition metals are shown. We all know this, transition metal की physical property high density, high strength, और एक और क्या चीज होती है बच्चों उसके अंदर? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई तो ये मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हैं पॉइंट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, वो क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। उसके बाद उसने केमिकल प्रॉपर्टीज भी दी हुई है, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स एंड हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जल्दी से एक्ट्स बता एज अ दो। कैटलिस्ट। यस, दे कैन एक्ट कैटलिस्ट। एज अ कैटलिस्ट। वेरी गुड, दे कैन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो ये इनकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। राइट एवरीवन? यस सर। चलें नेक्स्ट यस पेज सर। की तरफ चलते हैं। अब अगर आप इस पेपर को देखो तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट डी। सेम पेपर है देखें, और उसी क्वेश्चन का पार्ट डी है ये। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज अ कलर्ड कंपाउंड, it exists as hydrated crystals which contain water molecules. They are asking state the term given to the water
molecules present in hydrated crystals. जल्दी से बताएं बच्चों, उस पानी के अमाउंट को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस Water कंपाउंड crystallization. नो, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड उमैर, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वो अमाउंट है पानी का जो कि एब्जॉर्ब करेगा कोई भी क्रिस्टल और उसके बाद फिर वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ये आप लोग को कब कराया था बच्चों? ये मैंने आप लोग को कराया था जब हम लोग मोल्स के अंदर एमआर निकालना सीख रहे थे। राइट बच्चों? Yes, sir. Then Yes, here sir. we have state the color of hydrated copper 2 sulfate. अब आपको hydrated Blue. copper 2 sulfate का कलर बताना है and this is blue. ठीक है ना? Blue. इसके अंदर हम आगे और भी जगह पर इसको पढ़ेंगे, वैसे मैं फिर भी आपको यहाँ पर दोबारा से एक नो हाउ दे देता हूँ। कॉपर सल्फेट जो होता है वो विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों वाइट पाउडर होता है, लेकिन जब वो पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो बनाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट विच इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O और इसका कलर होता है ब्लू क्रिस्टल्स। ठीक है ना? इसका कलर क्या होता है? ब्लू क्रिस्टल्स। आप पानी ऐड करके हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बना सकते हो ब्लू क्रिस्टल्स, और उसको हीट करके दोबारा से आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट बैक कर सकते हो किसके अंदर? वाइट पाउडर के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप इस चीज को पानी की प्रेजेंस का टेस्ट समझकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली पानी होगा तो कलर चेंज होगा, और अगर पानी नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है? नाउ दे आर सेइंग राइट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, सो वी नीड टू राइट हाइड्रेटेड सॉल्ट CuSO4 CuSO4 dot डॉट 5H2. 5H2O। दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और जो इससे पहले वाला था वो था एनहाइड्रस। ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है, और ये वाला जो है आपके पास हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट है। ठीक है? अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको दोबारा वाटर के टेस्ट के लिए, तो आपने याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है भाई? देन कॉपर 2 ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर 2 नाइट्रेट इज हीटेड एंड द इक्वेशन इज गिवन टू यू। स्टेट द क्लास ऑफ ऑक्साइड टू विच कॉपर 2 ऑक्साइड बिलोंग्स। ये पूछ रहे हैं भाई, बताओ क्या क्लास है, क्या नेचर है कॉपर 2 ऑक्साइड की? कौन बताएगा? Basic. बेसिक होगा। Basic होती Metal है। We basic all, oxide. yes, we know this that all the metal oxides are basic except zinc and aluminum are amphoteric. So we can say this कि कॉपर ऑक्साइड बेसिक नेचर से बिलोंग करती है। वेरी गुड। स्टेट द मीनिंग ऑफ रोमन number in the name +2 copper 2 Oxidation oxide. What is this? number. Yes, this is Oxidation. actually Oxidation number. oxidation state of what? Copper, which is +2. So you can see this कि ये हमारे पास क्या है? This is oxidation state of copper ion which is +2, जो कि इस वक्त इस सॉल्ट में +2 है। गुड जॉब बच्चों। Then Wait, the sir, next can you question say is, oxidation number? एक ही बात है बेटे, दोनों चीजें एक ही बात है। देन ठीक है. 0.02 moles of copper nitrate is heated, calculate the mass of copper nitrate। ओ माय गॉड, तो बहुत आसान है। इसका सवाल हमें मास निकालना है, एंड वी नो दिस कि मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इज ऑलवेज मिस्टर मोल। क्या होता है भाई? मिस्टर मोल, यानी कि मोल्स इनटू एमआर। तो ये मोल्स तो हमारे पास मौजूद हैं, हमें एमआर निकालना है, तो हम एमआर निकाल लेते हैं भाई। कॉपर नाइट्रेट का एमआर चाहिए होगा हमें। कॉपर इज 64, एलिमेंट चेंज प्लस लगाएंगे, नाइट्रोजन इज 14, ईच ऑक्सीजन इज 16। सो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? ये आएगा मेरे ख्याल से, 7.28 कितना आ रहा है बच्चों? grams. देखो, 77.28 grams. नहीं इसका तो बताओ ये कितना आ रहा है? 188. ये आ रहा है आपके पास 188. 188। ये आ गया 188। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कितना मास आ रहा है बच्चों? 3.76 grams. 3.76 76. ग्राम्स। राइट बच्चों? 0.76. Yes, sir. सबका यही आ रहा है? चेक कर लो एक बार। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कहता है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम। देखें, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा है आपसे, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब एट आरटीपी प्रोड्यूस व्हेन 0.02 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। सो आपको इसके लिए पता होना चाहिए रिलेशन। अब आप देखें कॉपर नाइट्रेट कितने हैं। अगर आप कॉपर नाइट्रेट को देखो तो कॉपर नाइट्रेट इक्वेशन में 2 हैं, तो गैसेस कितनी बन रही हैं आप देख सकते हैं कि 2 कॉपर नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो आपके पास 5 मोल्स गैसेस के बन रहे हैं। तो अगर आप 0.02 को क्या करेंगे?
हीट करेंगे तो बच्चों कितने मोल्स बनेंगे आपके पास, जल्दी से बता दो। इट वुड बी 0.05 आई थिंक, चेक करो। Yes, sir. 0.05. ये आ गया आपके Sir, पास Yes. मोल्स ऑफ टोटल गैसेस 0.05, एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन डेसीमीटर क्यूब, वी नो दिस, वी नीड टू मल्टीप्लाई विद 24. 24। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है फिर। 1.2. 1.2. 1.2 decimeter cube. ठीक है। Then last part of this question is powder aluminum reduced copper to oxide. Write the symbol equation for this reaction. Simple as this. Copper oxide के अंदर आपने aluminium डाला. Aluminium is more reactive than copper, so definitely it will reduce copper and form its own oxide, aluminium oxide, and Sir? copper हो गया बाहर। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बेटा, पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या पूछना चाह रहे हो। ठीक है, 1 मिनट दो। एल्युमिनियम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम। 2 हैं, तो हम यहाँ अगर एल्युमिनियम के साथ 2 लगा दें तो एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। और फिर आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, देखें 3 है, तो अगर और हम 3 यहाँ और 3 3। लगा दें तो ऑक्सीजन हो गया 3. बैलेंस। और फिर हो गया कॉपर 3, तो अगर हम यहाँ 3 लगा दें तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। राइट तो बच्चों? स्टेट सिंबल भी लिखने हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसने मेंशन नहीं किया It is हमें 3 कहीं। marks. फिर उसने लिखना बोला पड़ता. सिंबल इक्वेशन। ठीक है, अगर वो 3 मार्क्स का होता तो हमसे ओके बोलता है स्टेट सिंबल्स के लिए अलग से। ठीक है बच्चों? Yes, sir. जी Yes, अहमद, sir. क्या पूछ रहे हो बेटे? Sir, can you explain part 4 again? पार्ट 4 गैसेस। ठीक है, अब देखो आपके पास मोल्स मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, आपके पास मोल्स मौजूद हैं किसके, कॉपर नाइट्रेट के। वो कह रहा है आपके पास 0.02 मोल्स हैं कॉपर नाइट्रेट। यू नीड टू फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो चीज़ आपके पास है, आप उसका रिलेशन लगाते हो उसके साथ जो चीज़ आपको निकालनी होती है। तो आपके पास है क्या चीज़, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, आपको निकालना क्या है, टोटल गैसियस वॉल्यूम। देखो ये दोनों गैसेस है ना, तो मैंने रिलेशन लगाया, अगर इक्वेशन में देखूं तो 2 कॉपर नाइट्रेट 4 और 1 5 मोल गैसेस के बना रहे हैं। राइट? तो अगर 0.02 होंगे तो कितने बनाएंगे, एक्स। Sir, 5 कैसे आया? आप इसे बताइएगा. देखो ना बेटा, ये लिखा हुआ तो है यहाँ पर कि 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल करूंगा तो 5 मोल हो गया ना। Yes. तो यहाँ से आए हैं ये 5। ठीक है, Okay, sir. जी. किसी और का कोई सवाल है तो पूछो। जी, और किसी का कोई सवाल है? माजिद कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल से बेटे आप। सर मैं यही पूछ रहा था। चलो ठीक हो गया, डन हो गया बच्चों, कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अब देखें ये एक सवाल हमारे पास आ गया है। दिस इज फ्रॉम 5070 GCE समर 22 क्वेश्चन पेपर 22। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन नंबर ये 8 है। Now you can see this, they are saying zinc is a metal. Coating iron with zinc prevent iron from rusting. ठीक है, explain how coating zinc prevent iron from rusting when the coating is scratched. मतलब कि अगर coating scratch हो जाए उसके बाद भी iron कैसे safe रहता है। I already told you बच्चों कि zinc is more reactive than carbon, right? Oh sorry, zinc is more reactive than iron. So when it's going to be scratched, you all know this, that zinc is going to be oxidized itself in, you can say that preference of iron, right? आयरन को वो होने नहीं देगा, खुद हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, वी कैन सी दिस। Yes, sir. और हम यहाँ लिख भी सकते हैं ये बात, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल। जिंक इज मोर रिएक्टिव metal than iron, right? So zinc oxidized itself, yeah, zinc reacts, right, yeah, oxidize itself in preference of iron. आयरन को रिएक्शन नहीं करने देगा, खुद रिएक्शन कर लेगा। राइट बच्चों? Yes, sir. उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई भी थी, जिंक हैज मेटालिक बॉन्डिंग एंड दे आस्क मैनी टाइम्स दैट कि आपने इसको ड्रॉ करना है लेवल डायग्राम के साथ। सो विद द एड ऑफ लेवल डायग्राम द मेटालिक बॉन्डिंग इन सॉलिड जिंक यू नीड टू डिस्क्राइब। सो वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द एटम्स, these are actually ions, right? So आप एटलीस्ट 5 आइंस तो बनाइए एक लाइन में। ठीक है ना? तो ये कोशिश करें कि जितना हो सके एक जैसे साइज के बनाएं, ताकि ये बात भी ऑब्वियस हो कि ये प्योर एलिमेंट है।
प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं दे ऑलवेज हैव सेम साइज ऑफ एटम्स, राइट, और आइंस। सो ये पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, तो ये मैंने बनाया पॉजिटिव आइंस। उसके बाद हम इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए पॉजिटिव आइंस इस तरह से, और फिर आप इसमें दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि सारे पॉजिटिव आइंस हैं, इसको मेंशन भी करना है आप लोगों ने कि ये पॉजिटिव आइन है, इसको इस तरह से इशारा करके दिखा दें कि दीज आर पॉजिटिव आइंस। उसके बाद आपने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने हैं, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे डोंट हैव देयर फिक्स पोजीशन, दे आर डीलोकलाइज इन द होल स्ट्रक्चर। सो इस तरह से आप उनको ड्रॉ करके दिखा दें, ठीक है ना। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन यूज द वर्ड। सो आप यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की तरफ से इशारा करके दिखा सकते हैं, दिस दिस इज व्हाट मोबाइल इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमने क्या आंसर दिया। हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग, दिस इज स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction, this is strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction किसके दरमियान होती है बच्चों, between Positive ions. positive ions and Layers of between, cations and a sea of delocalized yes, electrons. between positive ions and delocalized electron, delocalized electrons या mobile electrons, ठीक है ना। delocalized लिखो या mobile लिखो, it's acceptable, mobile electrons। Is that clear बच्चों? Yes, sir. Yes, Then sir. they are asking the same question, explain why zinc is a good conductor of electricity. So you all know this, that zinc have, yeah, zinc has C of mobile electrons, right बच्चों, mobile electrons या delocalized electrons। Is that clear बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास, on one of the stage in the extraction of zinc involve electrolysis at the cathode, zinc ion are changed into zinc atom, at anode hydroxide ions are changed into oxygen molecules and water molecules। सब कुछ तो उसने हमें बता दिया। तो अब इसमें भी इक्वेशन हम गलत लिखें तो ये बहुत गलत बात होगी। उसने हमें बता दिया कि जिंक आइंस जो हैं कैथोड पर चेंज हो रहे हैं किसमें, जिंक एटम में, और बोल रहा है हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं वो एनोड पर चेंज हो रहे हैं वाटर में, और किसमें बच्चों, वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना भाई, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। अब बस हमें जस्ट इलेक्ट्रॉन्स लिखने, तो वी नो दिस कि कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं, राइट बच्चों। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट Yes, इज sir. पार्ट डी, जो कि आपके पास जो है मोल्स से कनेक्टेड है। तो एक, वैसे तो ये हमारे करंट या प्रेजेंट आपके जो वो है टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको करा देता हूँ। और बल्कि ये तो एक्सेस कैलकुलेशन मांग रहा है, और ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो फिर हम इसको छोड़ देते हैं। सही है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही है बच्चों, ये भी एक्सेस और Right. लिमिटिंग है, ये तो हमने पढ़ा ही Yes, नहीं, sir. तो फायदा नहीं है अभी कराने का। जी सर। चलिए तो देखें बच्चों, यहाँ पर एक और सवाल है हमारे पास 0620 का, विंटर 21 क्वेश्चन पेपर 4-2, क्वेश्चन नंबर 5। दे आर सेइंग आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, पोटेशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इसका कंपैरिजन करते हैं वो, ठीक है ना। आयरन एंड पोटेशियम हैव द सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग and name and describe the type of bonding in these two elements. We know this, metals have metallic bonding, right बच्चों? direct bond. And then we need to define the definition, that is strong electrostatic force of attraction between positive ions and delocalized electrons, right बच्चों? लिख देता हूं, चलो ठीक है। स्ट्रॉन्ग, एक नंबर इसका मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Self attraction फोर्स ऑफ between अट्रैक्शन, positive ions. यस, एक नंबर आपको इसका मिलेगा।
और फिर दूसरा नंबर किसका मिलेगा? बिटवीन पॉजिटिव आइंस, ठीक है ना, एंड इसका मिलेगा एक नंबर। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। यस, पॉजिटिव आइंस एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तीसरा नंबर आपको इसका मिलेगा। इतनी छोटी सी डेफिनेशन आप देखें कितने नंबर की दी हुई है, 3 मार्क्स की। क्यों दी हुई है? इसी वजह से 4 दी हुई है क्योंकि आपके पास मार्क्स का टाइम कम क्वेश्चन। होता है, आपका पेपर सेम मार्क्स का होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज transition element and group 1 elements have some same physical properties. They can both be hammered into shapes. They can both conduct electricity. They both can be stretched into wires, right? They're asking name the term used to describe the ability of element to be hammered into shapes. अब हम क्या बोलेंगे इसके अंदर बच्चों? मैलेबिलिटी, राइट? Malleable? यस, मैलिएबल होते हैं एलिमेंट्स, ये जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं, या मैलेबिलिटी आप यहाँ लिख सकते हैं। देन दे आर सेइंग डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द पार्टिकल्स इन आयरन व्हेन इट इज हैमर्ड इनटू शेप्स। क्या होगा बच्चों? पार्टिकल्स, Layers of slide over each atoms other. slide यस, over each other. पार्टिकल्स कैन, या लेयर्स, सही Slide कह over रहे हैं each आप, other. हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आइन स्लाइड ओवर ईच अदर। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप लोग बाद में भी लिखें तो आपको याद रहे। लेयर्स ऑफ पॉजिटिव आइंस स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं? स्लाइड हो जाती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद वो Right. कह रहा है सजेस्ट व्हाई कॉपर rather than other transition elements is used for fires when conduct electricity। हम कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं, हम बाकियों को क्यों यूज नहीं करते? क्यों यूज नहीं करते बच्चों? So copper is cheaper compared to other. नहीं 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 भाई, चीपर नहीं है, अच्छा खासा महंगा है। इसको हम इसलिए यूज करते हैं, बेस्ट कंडक्टर। नहीं देखो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इससे भी अच्छा है, गोल्ड है हमारे पास, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट, जैसे एल्युमिनियम है, हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं कंडक्टर के तौर पे। बट द थिंग इज दिस कि एल्युमिनियम की लो डेंसिटी की वजह से उसको यूज़ किया जाता है कभी कभार ओवरहेड केबल्स के अंदर, ठीक है ना। बाकी आमतौर पर घरों के अंदर तो हम कॉपर ही यूज़ करते हैं। तो कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं? उसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। एक तो वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी डक्टिलिटी है, ठीक है। बट वाई वी आर, यू कैन से दैट कि हम उनको क्यों तरजीह दे रहे हैं बाकी एलिमेंट्स के ऊपर? तो उसकी वजह यह है कि कॉपर इज एक्चुअली अनरिएक्टिव, ठीक है ना भाई, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इस वजह से हम उसको तरजीह देते हैं। ठीक है बच्चों। लो डेंसिटी की वजह से जो मेटल यूज होता है वो एल्युमिनियम है। लेकिन वो भाई तो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। अकेला कॉपर इतने आराम से नहीं होता, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में वो पढ़ा था, ऑक्सीजन के कॉपर साथ। सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड रिएक्शन नहीं करते, इवन एसिड से रिएक्शन नहीं करते, पानी से Yes. रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ओके सर। Yes. Then transition elements are harder and strong than group 1. Describe how two other physical properties of transition element are different from those of group 1. बताइए बच्चों। They have high density and have a high melting I'm melting and and boiling. boiling. हाई डेंसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ लिख दूं, जो पिछले सवाल में भी लिखा हुआ मैंने देखा है। हाई डेंसिटी एंड हाई स्ट्रेंथ, Strength। ठीक है भाई, अभी हमने पीछे पढ़ा है तो मुझे अच्छी तरह से याद है। बाकी आप हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों। यस सर। इसी तरह का कोई मसला है? No, sir. अब जल्दी से इसका होमवर्क लिख लेते हैं जो हमें होमवर्क करना चाहिए, और हमारे लिए घना ने मेहनत की है तो वो होमवर्क फिर हम सब करेंगे। क्या होमवर्क करना है हमें? घना ज़रा दिखा दीजिएगा क्या मैसेज किया आपने। आपने किया समर 2018 का सवाल आप लोग करेंगे, पेपर 4-1 क्वेश्चन 3, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ भेजा था घना आपने, मेरे ख्याल से एक चोपर भेजा था, वो कौन सा था? जी वो था, एक सेकंड में बताती हूँ। समर समर 18 वो भी समर क्वेश्चन 18 पेपर है, क्वेश्चन पेपर पेपर 4 4-3 है, डे 3 और उसका भी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3 3 है, क्वेश्चन 3। जी। ये दो आप कर सकते हैं, ये मिलते जुलते ही होंगे क्योंकि ये सेम ईयर के हैं, बस वेरिएंट का फर्क है, लेकिन सवाल मिलते जुलते होंगे, ये आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं। और ये दोनों आपको मिलेंगे आईजीसीएससी में, ठीक है ना। तो ये बोथ आर द पार्ट ऑफ, 0620 है दोनों। दोनों 0620 के सवाल हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? Yes, Yes. sir. अब आप लोगों ने करना ये है कि आप एटीपी में देख लीजिएगा कि अगर कोई मेटल्स का सवाल आया हुआ हो, वैसे आता नहीं है एटीपी के अंदर कोई खास, बट अगर आप देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपको मिल जाएगा तो हम एटीपी का सवाल कर लेंगे, वरना फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्सडे वाले दिन। सही है बच्चों?
Yes, sir. Okay. चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. We'll see you again in the next class inshallah on Thursday, and even if you want to join crash batch, so see you on Monday as well. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर. Allah Hafiz बच्चों. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Have a nice day. Allah Hafiz बेटा. Allah Hafiz. Allah Hafiz.